ओके, तो चलिए, है ना। तो पुनर्जन्म की किस्से आपने काफी सुना होगा और आपको काफी ज्यादा डराया गया भी होगा, है ना। तो हम लोग समझेंगे पुनर्जन्म का कहानी, और साइंस के, है ना, विज्ञान की भाषा में हम लोग समझेंगे कि पुनर्जन्म आखिर होता क्या है ना। पौराणिक कथा या फिर दादी दादा से तो सुने ही होंगे, लोगों से तो काफी हम लोग सुनते हैं, और ऐसी घटनाएं होती भी है, और लोगों को लगता है यार यही पुनर्जन्म है। तो ना हम लोग ने काफी ज्यादा घटनाओं को देखा है, और पुनर्जन्म के नाम से लोगों को काफी ज्यादा डराया गया है। तो चलिए हम लोग समझेंगे। पहले तो घटना हम लोग समझ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे घटना जो आप सुने होंगे, है ना। तो पहला तो है कि आपको बोला जाता होगा कि आप यदि ये करोगे वो करोगे या ऐसे करोगे वैसे करोगे तो आपको अगले जन्म में, है ना, ये करना होगा, ये वो करना होगा, कुछ भी ऐसे बोल करके डराया जाता है नॉर्मली। और दूसरा घटना ऐसा है कि कभी कभी किसी एक क्षेत्र में एक बच्चा जन्म ले लिया और वो दूसरे का कहानी बता रहा है, मतलब दूसरे लोग का वो दूसरे लोग के जैसा व्यवहार कर रहा है जो मर चुका है ना। लोग उसको जानता था लेकिन वो मर चुका है, और बच्चा उसी तरह बिहेव कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि ये उसी का क्या है, पुनर्जन्म है, क्योंकि उसके बारे में तो काफी ज्यादा जानकारी है, इसको काफी ज्यादा ये जानता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा है ना, एक बच्चा जन्म लिया, ऐसे मान के चलो कि ये बच्चा जन्म लिया और ये बच्चा किसी और का नकल कर रहा है जो मर चुका है। तो इनके माता पिता को लगता है कि ये बच्चे का पुनर्जन्म हो गया। मान के चलो कि ये दादाजी है जो मर चुके हैं, और उसका जो एक लड़का हुआ, अब लड़का क्या है, वो एकदम उसी तरह बिहेव कर रहा है, सब कुछ गुण उसी तरह मिल रहा है बड़ा होने के बाद में जैसे उसके दादाजी का था। तो दादाजी का क्या है कि वो लोग ने देखा था कि कैसे ये बिहेव करते, तो लोगों को लगता है कि यार दादाजी का ही पुनर्जन्म हो गया है ना। तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती है, और सारी घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन पौराणिक कहानी से क्या है, उसमें हम गौर नहीं करने वाले हैं, है ना। तो हम विज्ञान के भाषा में समझेंगे कि पुनर्जन्म आखिर होता क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है। तो पुनर्जन्म को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि हमारा जो शरीर है वो काफी करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है ना, बहुत सारे सेल का बना हुआ है, और बहुत सारे जटिल प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती रहती है। यदि हम लोग देखें तो कम से कम 30 से 50 या 60 ऐसे एलिमेंट से ना तत्व मिल करके हमारा शरीर बना है। तो इतना जटिल तो होगा ही होगा। जब दो दो ही तत्व मिलते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, तो वो उसका रूप बदल जाता है, उसका गुणधर्म बदल जाता है, वो अजीब हो जाता है। तो सोच सकते हैं कि यदि हमारा 30 से 60 70 एलिमेंट यदि मिल करके हमारा बॉडीज बना है तो काफी जटिल होगा। तो हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस चलते हैं, सारे प्रोसेस भी काफी जटिल होते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रोसेस का बात करने वाले हैं, और वो प्रोसेस है हमारा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता हम लोग किसको बोलते हैं और अनुवांशिकता का क्या मतलब होता है, तब सब पुनर्जन्म को समझने से पहले तो हम इन्हीं चीज का समझेंगे कि अनुवांशिकता होता क्या है, अनुवांशिकता हम लोग किसको बोलते हैं। तो अनुवांशिकता क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द को हम लोग समझेंगे अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है। अब एक चीज ध्यान देना है ना, कि कभी कभी बच्चा जब पैदा होते हैं तो लोग उसको कंपैरिजन करने लगते हैं, जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है कि ये इसका नाक उसके पापा जैसा है, इसका गाल उसके मम्मी जैसा है, ठीक है, इस तरह बहुत सारे बोलते हैं, इसका कान इसके पापा दादा की जैसा है, इसका पैर नानी जैसा है ना। इस सब कुछ इस तरह कंपैरिजन करते हैं, बोलते हैं कि इसका गुण कुछ आया है, इसका गुण कुछ आया है उसके वंश में, है ना, जो भी उसके वंश में हो, तो उसके गुण ना कुछ गुण मिलता ही है, चाहे आवाज मिलता है, कभी कभी रूपरेखा मिलता है, तो बहुत सारे चीज मिलते हैं। ये ऐसे क्यों मिलता है, तो चलिए समझते हैं ये अनुवांशिक क्या होता है। तो हमारा जो शरीर है वो कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। और कोशिकाओं में मूलभूत इकाई होती है जीवन की, जितने भी जीवन की मूलभूत इकाई है सारे जीव वो मौजूद होते हैं कोशिकाओं, और लाखों करोड़ों कोशिकाओं मिल करके क्या है, हमारा शरीर बना होता है। क्या है, हमारा शरीर बना होता है। तो कोशिका का जो बनावट होता है, कोशिका के बनावट में ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, और केंद्र में हमारा एक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलेंगे, जीन पाया जाता है ना। अब जीन का क्या काम होता है, जीन को हम लोग बोलते हैं डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए। कभी नाम आपने सुना होगा, जीन उतना नहीं सुना होगा, तो डीएनए जरूर सुना होगा। क्या सुना, डीएनए सुना होगा। तो डीएनए क्या होता है, इसका काम क्या है, तो डीएनए जो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। बस जीन का क्या काम होता है? तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा शरीर का मेमोरी होता है। क्या होता है? मेमोरी होता है। इसका मतलब है कि जो भी है ना हमारे हमारे वातावरण में, हमारे आसपास में कुछ भी होता है या फिर हम जो करते हैं, वो सारा मेमोरी स्टोर हो करके, वो सारे बदलाव स्टोर हो करके कहाँ पर स्टोर रहता है? डीएनए में रहता है। इसका मतलब है कि हमने जन्म लिया और हमने जन्म लेने के बाद में बहुत सारे हम परिस्थिति झेल रहे हैं, है ना, बहुत सारे परिस्थिति झेल रहे हैं, बहुत तरह तरह की स्थिति को झेल रहे हैं। साथ में हम बहुत सारी क्रियाओं को कर रहे हैं और वो सारी क्रियाएं हमारे दिमाग में स्टोर रहता है कि हमने क्या क्या किया है, कौन कौन से घटना को देखा है, कौन कौन से घटना को किया है। तो जब भी एक मनुष्य जन्म लेता है तो पूरा जिंदगी भर का जितने भी घटना उसके साथ जुड़ा होता है, वो सारे घटनाएं कहाँ स्टोर होता है? डीएनए में स्टोर हो जाता है। डीएनए में स्टोर हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि हमारे जो जीवन का पूरा मेमोरीज, जो भी घटनाएं परिस्थिति हम लोग झेले रहते हैं, सारा इंफॉर्मेशन है ना, तो ये हम लोग बोलते हैं बॉडी, हमारा बॉडी का डीएनए जो है हमारा बॉडी का मेमोरीज है। और इसी मेमोरी में हमारा पूरा बॉडी का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है और वो याद रखता है ना। भले ही हमें नहीं पता चलता अलग चीज है, लेकिन वो सारा चीज है हमारा गुण धर्म जो है, हमारा जो भी गुण होगा वो सारा गुणधर्म हमारा क्या किसमें स्टोर रहता है? डीएनए में स्टोर रहता है। और ये डीएनए जब माता पिता से बच्चे होते हैं, है ना, माता पिता से बच्चे जब होते हैं, मान के चलो कि ये माता और पिता है, इससे जब बच्चे होते हैं तो इसमें भी डीएनए का प्रसार होता है। डीएनए का प्रसार का मतलब कि डीएनए का प्रसार होता है कि माता और पिता के डीएनए से ही तो मिलकर हमारा बच्चा का जन्म होता है या नया बच्चा बनता है। तो माता का डीएनए आएगा, फिर इसके बाद पिता का डीएनए आएगा। दोनों के डीएनए में थोड़ा सा अल्टर आता है। अल्टर का मतलब होता है बदलाव आता है और नया डीएनए बनता है। क्या बनता है? नया डीएनए बनता है। लेकिन ये माता और पिता का डीएनए भी थोड़ा रह जाता है। नया जो डीएनए बनेगा उसमें क्या होगा कि जो गुणधर्म है माता और पिता का गुणधर्म वही से तो बना है ना, तो थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा सा बदलाव आता है। बाकी हमारा सारा कुछ माता पिता के डीएनए से गुणधर्म उसका मिलता जुलता है। तो जो नया ये संतति जब बनता है तो हम बोल सकते हैं कि जो माता और पिता है ना, इसको माता और पिता को हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट्स या अभिभावक। अभिभावक का जो गुणधर्म बच्चे में आता है, बच्चे में ट्रांसफर होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अनुवांशिक। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक बोलते हैं या अनुवांशिकता बोलते हैं। इसका मतलब है माता पिता का गुण धर्म जो हमारा ट्रांसफर होके बच्चे में आता है वो हमारा क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। और ये जो डीएनए थोड़ा सा अल्टर होता है तो डीएनए, इसका मतलब है जो हमारा बच्चा होता है, अब यहाँ ध्यान देना है ना, इसका मतलब डीएनए जो है हमारा इंफॉर्मेशंस का वाहक होता है। किसका वाहक होता है? इंफॉर्मेशंस का। किसका? इंफॉर्मेशंस का। माता और पिता के गुणधर्म का इंफॉर्मेशंस का वाहक हमारा कौन होता है? डीएनए। डीएनए ही माता और पिता का गुणधर्म को कहाँ लाता है? बच्चे में लाता है। और ये थोड़ा सा यहाँ पर अल्ट्रेशन से नया डीएनए बन जाता है। इसका मतलब आप ध्यान दें कि ये जो डीएनए है ये 3 प्रकार का डीएनए मिल करके मतलब 3 प्रकार का हो गया। एक तो पिता का भी गुण होगा इसमें, एक इसमें माता का भी गुण होगा, और साथ में बच्चे ने जन्म लिया है तो बच्चा जो भी परिस्थिति झेलेगा या उनके साथ जो भी घटनाएं घटेगा या वो जो भी करेगा वो सारे कहाँ पर स्टोर होंगे? इसी डीएनए में, बच्चे का डीएनए में स्टोर होगा। तो ये चीज समझ गए होंगे कि कैसे हमारे अभिभावक से बच्चे तक हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। इसीलिए हमारे बहुत सारे गुणधर्म अपने माता पिता से या फिर दादा दादी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है पीढ़ी दर पीढ़ी ये डीएनए के माध्यम से जो गुणधर्म होता है वो गुणधर्म ट्रांसफर होते रहता है निचले पीढ़ी में, है ना, निचले पीढ़ी में जाते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाहक होता है। अब ऐसा सोचे, ठीक है, अब एक कंडीशन हम लोग क्रिएट करते हैं ना, एक कंडीशन क्रिएट करते हैं। मान के चलो ये दादा और दादी है ना, ये क्या है? हमारे दादा और दादी है। क्या है? दादा है और ये दादी है, ये दादा है, ठीक है। दादा दादी से मान के चलो कि यहाँ पर पिताजी है, यहाँ पर पिताजी है, ये मम्मी हो गई, है ना, ये हो गए पिताजी, ठीक है, और ये होगी माता जी, है ना। अगले बार अगला जो संतति आया, मान के चलो कि ये कोई भी हो गया, कोई एक बच्चा हो गया, ठीक है ना, ये हमारा कोई भी एक हो गया, मतलब नया जनरेशन, थर्ड जनरेशन आया।
अब इस बच्चे में कितने सारे गुणधर्म होंगे, जो ये पिताजी है ना, पिताजी में हमारे दादाजी और दादी दोनों के डीएनए के गुण होंगे होंगे करेक्ट। अब क्या है कि इसमें जो हमारा डीएनए आएगा, जो बच्चा में डीएनए आएगा, ये हमारा बच्चा है, ठीक है। बच्चा में जो डीएनए आएगा वो किसका होगा, पिताजी और माताजी दोनों के डीएनए होंगे। और एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, यदि इसके पिताजी में दादा और दादी दोनों के डीएनए था, है ना, इसके दोनों के डीएनए का मतलब इंफॉर्मेशन था, तो वो इंफॉर्मेशन एक तरह से इनडायरेक्टली दादाजी का भी रहेगा इसमें, और एक तरह से किसमें रहेगा, एक तरह से दादी का भी गुण रहेगा इस बच्चा में। तो इस बच्चे में कितने लोग का गुण रहेगा, 1 2 3 4, 4 लोगों का गुण रहेगा। और एक तो खुद ये बहुत सारे एक्टिविटीज करेगा, और साथ में बहुत सारे चीज इन्वायरमेंट को झेलेगा, है ना, बहुत सारी घटनाएं खुद भी करेगा, तो वो इंफॉर्मेशन भी इसके साथ में स्टोर होगा। इस तरह यदि हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा एक व्यक्ति के अंदर कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अब बोलते हैं कि यार, तो फिर यदि इतना इंफॉर्मेशन स्टोर है ना, तो हम दादाजी का कहीं रूप क्यों नहीं ले लेते। बिल्कुल करेक्ट, है ना, तो दादाजी का भी रूप ले सकते हैं। तो ये जो डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, वो इंफॉर्मेशन नॉन एक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। इसका मतलब अपने पेरेंट्स के जितने सारे डीएनए स्टोर्ड है, वो हमारे नॉन एक्टिव है। तो नॉन एक्टिव है, इसीलिए ये अपनी अपनी गुणधर्म नया नया बनाता है। अब सोचो कि यदि ये बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होने के बाद इसका दादाजी का, मान के चलो ये दादाजी का ही डीएनए एक्टिव हो गया, है ना, इसमें जो हावी हो गया वो कौन हावी हुआ, दादाजी का ही एक तरह से डीएनए हावी हो गया, और बाकी का डीएनए उतना प्रभावी नहीं हुआ, खुद का डीएनए प्रभावी नहीं हुआ। तो क्या होगा, तो ये मान के चलो कि ये 99% जो प्रभावी हुआ, डीएनए प्रभावी हुआ किनका, दादाजी का। इसका मतलब उनका डीएनए, उनके जो अंदर में इंफॉर्मेशन था, वो सारा बाहर आउट हो चुका है, किसका, दादाजी का। अब दादाजी तो दादा के साथ तो बहुत सारे घटना हुए होंगे, बहुत सारे घटना हुए होंगे, और वो खुद भी किए होंगे, है ना, तो बहुत सारे घटनाएं हुए होंगे, वो सारे उनको याद होगा, और जितने भी वो जीवन में झेले होंगे सारे परिस्थिति वो याद होगा। अब वही यादें सारे बाहर आ चुका होगा किसमें, बच्चा में। अब बच्चा क्या करेगा, वो सारी यादें सारी घटनाओं बाहर आ चुका होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अब बाहर आ चुका है। तो ये बच्चा कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, ये बच्चा बिहेव करना शुरू कर देगा अपने दादाजी के जैसे। तो उनके माता पिता को कैसे लगेगा कि हमारे घर दादाजी आ गए हैं, दादाजी ने पुनर्जन्म ले लिया है ना। तो इस तरह ये पुनर्जन्म का कंसेप्ट इस तरह है साइंस की भाषा, कि यदि हमारे हमारे पेरेंट्स में, पेरेंट्स का मतलब हमारे पूर्वजों में जिनका भी डीएनए जो हमारे शरीर में स्टोर है, और उनका डीएनए यदि हावी हो गया, और वही इंफॉर्मेशन ज्यादा फैलने लगा है ना, ज्यादा एक्टिव हो गया है, हमारे बॉडी में ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो हम जिसका भी डीएनए हमारे शरीर में एक्टिव होगा, हम उसके जैसे क्या हो जाएंगे, बिहेव करने लगेंगे। तो लोगों, और हम अपना सारा कुछ तो भूल जाएंगे। हमें लगेगा कि यार ये सब तो घटना हमने देखा है, ये सब तो घटना देखा है, ये सब हुआ है हमारे साथ, ये ऐसा था, ये सब। तो ये दादाजी का जैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, तो ये तो बता देगा कि माता और पिता भी कैसे रहते होंगे, है ना, क्योंकि वो तो देखे होंगे, और वो चीज सारा स्टोर है डीएनए में। तो माता पिता को लगने लगेगा हमारे घर में क्या है, दादाजी ने पुनर्जन्म ले लिया। तो इस प्रकार पुनर्जन्म का कंसेप्ट हमारे डीएनए के एक्टिव और नॉन एक्टिव के आधार पे हम विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि पुनर्जन्म संभव है। हालांकि ऐसा केसेस लाखों में 1 2 देखा जाता है, ऐसा करोड़ों में भी हो सकता है, मेरे पास एक्चुअल डेटा है नहीं, ऐसा केसेस बहुत कम देखा जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पीढ़ी के बाद में किसी पीढ़ी का कोई भी किसी भी लोग का एक्टिव हो गया उसमें डीएनए, तो वो उसके जैसा बिहेव करने लगा, और उसको सारा वही सब दुनिया दिखने लगेगा, वो सारे घटनाएं याद हो जाएंगे, तो लोग को लगेगा कि ये पुनर्जन्म ही है, तब ना उनको याद है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहाँ डीएनए में हमारे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जो जिंदगी भर हम जो भी घटनाएं करते हैं, या जो भी जितने घटनाएं हम देखते हैं, या आसपास के वातावरण में जो भी घटनाएं होती है, वो सारे हमारे मेमोरीज में तो हम मरने तक ही स्टोर होता है। लेकिन जिंदगी भर, और जिंदगी भर के बाद पीढ़ी तक हमारे डीएनए के माध्यम से वो घटनाएं क्या होती है, संचरित होती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कभी भी एक्टिव होगा तो फिर क्या होगा, फिर लगेगा कि वो चीज हमने देखा है। तो ये था हमारा पुनर्जन्म का कंसेप्ट, किसके भाषा में, साइंस की भाषा में। तो साइंस के भाषा में हम पुनर्जन्म इस प्रकार कर सकते हैं।
तो चलिए इसी प्रकार हम नया नया वीडियोस लेते आएंगे। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूले, बिल्कुल ही ना भूले, है ना। तो चलिए फिर हम कभी नेक्स्ट तो सेशंस में नेक्स्ट टॉपिक को जरूर लाएंगे।